सबसे पहले आपको सावधान करने वाली लाख टकी की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है और इसका असर आपकी जेब से लेकर आपके दिमाग तक पर पड़ सकता है। दरअसल यूपी में 4623 गाड़ी मालिकों की पहचान हुई है जिन्होंने लापरवाही बरती और अब उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने वाला है। दरअसल सड़क हादसों की बढ़ रही घटनाओं के बाद सरकार ने ट्रैफिक नियम और सख्त कर दिए हैं। अगर आप 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे तो आपका डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद भी ट्रैफिक नियम तोड़े तो दोबारा 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर डीएल निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर एक बार लाइसेंस निरस्त हो गया तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी और दोबारा देश में कहीं भी लाइसेंस आपका नहीं बन पाएगा। ये फैसला सरकार ने सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के लिए लिया है। इसके तहत 4623 वाहन मालिकों के डीएल सस्पेंड होने वाले हैं। इन वाहन मालिकों ने 3 बार ट्रैफिक नियम अब तक तोड़ दिया है। आपको इसी पर सावधान करने वाली एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़क पर सुरक्षा और नियमों का पालन कराने के लिए सरकार की मशीनरी दिन रात काम करती है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही है कि थमने का नाम नहीं लेती। लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के लिए अब एक बुरी खबर आई है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर कानून का शिकंजा कस गया है। परिवहन ट्रैफिक पुलिस गाड़ी चालकों पर सख्ती करने जा रही है। अब इसी क्रम में लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में 4000 से ज्यादा लोगों पर सीधा एक्शन होगा। 4623 गाड़ी मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होंगे, क्योंकि इन्होंने 3 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है। इसके लिए 6 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए गाड़ी मालिक को उसके फोन पर मैसेज भेजा जाएगा और अगर फिर से 3 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। और अगर एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया तो देश के किसी भी आरटीओ में नहीं बन पाएगा। साथ ही पोर्टल पर सूचना दर्ज होते ही सभी दफ्तरों में चालक पर कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर सितंबर तक 11,693 लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़े। पिछले 9 महीनों में 7,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। 7,070 गाड़ी मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। अब ये भी जान लीजिए कि किन परिस्थितियों में डीएल 6 महीने के लिए सस्पेंड रह सकता है। तिराहे या चौराहे पर रेड लाइट जंप करना, ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, ट्रकों पर क्षमता से ज्यादा माल लादना, माल लादने वाले वाहनों पर यात्रियों को ले जाने पर और गाड़ी चलाने पर फोन का इस्तेमाल करने पर लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगा। वहीं अगर ड्राइविंग लाइसेंस ही निरस्त हो गया तो फिर तो डीएल कहीं नहीं बनेगा और इससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस पर भी एक नजर डालते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होते ही चालक को पेशेवर नौकरी से निकाला जाएगा। बगैर डीएल के ड्राइविंग करने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। दुर्घटना होने पर वाहन चालक पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज होगा। हादसे पर क्लेम में परेशानी आएगी। डीएल के बिना वाहन चालक के पद पर पेशेवर नौकरी नहीं मिलेगी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जान खतरे में डालने पर केस दर्ज होगा। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस लगातार हादसों पर रोक लगाने के लिए पुरजोर कोशिश करती है, लेकिन सड़क पर लापरवाही के मामले अक्सर आते ही रहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस साल सड़क पर हादसों में इजाफा हुआ है। सड़क दुर्घटना में 6.6% मामले बढ़े हैं। वहीं हादसों में जिनकी जान गई है उनमें भी 4.1% बढ़ोतरी हुई है। वहीं घटनाओं में घायल होने वालों की संख्या 8.4% बढ़ी है। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए नियम निर्धारित हैं। इनका पालन करने की शर्त पर ही परिवहन विभाग लाइसेंस जारी करता है।
लेकिन लाइसेंस लेने के बाद भी लोग नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आते। जाहिर है अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना मुसीबत बढ़ा सकता है और इसके लिए परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अखिलेश यादव के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान जंग कर दिया है। इस बार चुनावी जनसभा में राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती दे दी है और कहा है कि अगर वो एसबीएसपी का झंडा नहीं थामे तो उन्हें पीलिया हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को सियासी श्राप भी दे दिया। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने कहा अखिलेश को पीला झंडा पकड़ लेना चाहिए। अगर वो पीला झंडा नहीं थामते हैं तो श्राप दे देंगे और फिर अखिलेश को पीलिया हो जाएगा। उन्होंने अखिलेश यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि एसबीएसपी के वोट बैंक की तरफ देखने की कोशिश भी ना करें, वो शंकर भगवान के पुजारी हैं, श्राप दे देंगे। साथ ही राजभर ने अखिलेश यादव के लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हमरे झंडा का रंग पीला हो। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी। तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे। राजभर का झंडा क्यों श्राप वाला एजेंडा? अखिलेश को चैलेंज, राजभर का प्लान चेंज। पूर्वांचल में आंख दिखाएंगे तो पीलिया से डराएंगे। ओम प्रकाश राजभर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को तेवर दिखा रहे हैं और श्राप दे रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने पीला झंडा नहीं थामा तो पीलिया हो जाएगा। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। न ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी हूं। इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हमरे झंडा का रंग पीला हो। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी। तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे। समाजवादी पार्टी से सियासी दुश्मनी और बीजेपी से दोस्ती के बाद राजभर ने अखिलेश यादव को टारगेट पर ले लिया है। वो जब भी बोलते हैं अखिलेश को निशाने पर लेते हैं। इस बार उन्होंने अपना प्लान चेंज करते हुए अखिलेश यादव को नया चैलेंज दे दिया है। राजभर ने कहा एसबीएसपी के झंडे का रंग पीला है, अखिलेश को पीला झंडा पकड़ लेना चाहिए। अगर वो पीला झंडा नहीं थामे तो श्राप दे देंगे और फिर अखिलेश को पीलिया हो जाएगा। यानी राजभर अब खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध का झंडा थाम चुके हैं। हालांकि बीजेपी भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर लगातार हमलावर है, लेकिन कांग्रेस अब भी गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश में अपने सहयोगी के साथ खड़ी है। अपने सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध की दुकान चलाने वाले सहयोगियों का साथ नहीं देने वाले अखिलेश यादव जी, आपको जनता ने स्लीपिंग मोड में डाल दिया है। अब आराम से कैरम खेलिए और अपने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भगवान राम और रामायण को गाली देते रहिए। आने वाले समय में जनता पूरी तरह से आपको और आपकी पार्टी को समाप्त कर देगी। चुनाव का मौसम आ चुका है तो बहुत सारी बरसाती पार्टियां निकल कर बाहर आई हैं मेढकों की तरीके से, बरसाती मेढकों की तरीके से। तो ओम प्रकाश राजभर को आज एनडीए पूछ नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूछ नहीं रही है। अब उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जल्दी से मंत्री बन जाओ। तो उसके लिए वो कुछ भी उलूल जुलूल बोले जा रहे हैं। पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जिस उद्देश्य से सुभाषपा का गठन किया था उसकी लड़ाई नहीं लड़ते, सिर्फ सत्ता की रबड़ी चाटनी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो जनता देख रही है। 2024 में एनडीए का भी जहाज डूब रहा है, ओम प्रकाश जी भी उसी में डूब जाएंगे। दरअसल अभी राजभर का राजयोग चल रहा है। उम्मीद है कि बीजेपी सरकार में उन्हें चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया जाएगा और इसी टर्म कंडीशन पर वो एनडीए में शामिल भी हुए थे। और अब जब राजभर को 24 की डगर में मंत्री पद के अलावा सीटों पर बीजेपी के साथ तालमेल बिठाना है तो कभी दोस्त रहे अखिलेश को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी चुनावी राज्यों में खराब प्रदर्शन के बाद अब भी कोमा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी को न्योता मिलने पर हाय तौबा मचाने वाले विपक्षी नेताओं को करारा जवाब मिल गया है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट से कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को न्योता दिया गया है। हालांकि प्रमोद कृष्णम एकमात्र विपक्षी नेता हैं जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगे निमंत्रण के मुताबिक। और इस पर प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि परमात्मा की असीम अनुकंपा का फल है जो प्राण प्रतिष्ठा में जाने का निमंत्रण मुझे मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनूठे मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजेंगे और इस कार्यक्रम में मुझे भी बुलाया गया है, इसलिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को साधुवाद। हालांकि साधुवाद के बाद से प्रमोद कृष्णम को न्योता मिलने पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी को न्योता मिलने पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राम मंदिर दिव्य और भव्य आकार ले रहा है। मंदिर के एक एक कोने में अद्भुत नक्काशी हो रही है और अयोध्या से ही लोकसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल भी तैयार हो रहा है। पहले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल, तो फिर निमंत्रण पर बवाल करने वाली विपक्षी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट से एकमात्र विपक्षी नेता प्रमोद कृष्णम को न्योता मिला है, जिस पर उन्होंने आभार जताया। उन्होंने लिखा, परमात्मा की असीम अनुकंपा कहो या प्रारब्ध के पुण्य का फल, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मभूमि के अद्भुत और अनूठे मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण प्राप्त हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष को साधुवाद। दरअसल विपक्ष से एकमात्र नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ही है, जिन्होंने सनातन के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को नसीहत दी थी। ऐसे में राम मंदिर का न्योता मिलना विपक्ष के लिए संदेश है। इस बार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सियासत के केंद्र में है। बीजेपी इसे सियासी हथियार मान रही है, तो विपक्ष के लिए मंदिर निर्माण चुनौती से कम नहीं, क्योंकि अयोध्या के विकास को चार चांद लगाने के लिए एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है, जिसका पीएम मोदी इसी महीने उद्घाटन करने वाले हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस महीने के अंत तक हमारा एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, और जब वो तैयार हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा। और जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हो रहा है, वो केवल एयरपोर्ट का नहीं होगा, लेकिन फ्लाइट के साथ होगा। यानी एक तरफ अयोध्या का उद्धार हो रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत का बाजार भी गर्म हो रहा है, क्योंकि मंदिर वही बनाएंगे जैसे सवाल पूछने वाले अब मंदिर क्यों बन रहा है और जनवरी में ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों जैसे सवाल पर अडिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने मिशन 2024 को रफ्तार दे दी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी को उसके ही सहयोगी दलों से नसीहत मिलने का दौर शुरू हो चुका है। आरएलडी के बाद अब महान दल के अध्यक्ष केशवदेव मौर्य ने भी नसीहत के लहजे में चेतावनी दी है। केशवदेव मौर्य ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस आखिर तक उलझा कर रखेगी। अगर लोकसभा चुनाव से पहले माहौल नहीं बना तो जनता बीजेपी को वोट दे देगी, फिर हारने के बाद ईवीएम का रोना मत रोना। उन्होंने कहा कि अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं, नहीं तो टाएं टाएं फिस हो जाएगी। आपको दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट की कैसे आरएलडी के बाद अब अपना दल भी समाजवादी पार्टी को पॉलिटिकल नसीहत दे रहा है। मशीन में चिप लगी है, वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, खत्म। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। हार पर हार के बाद ईवीएम को जिम्मेदार बताने वालों पर गठबंधन साथी ने अपनों पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश के खासम खास नेता केशव देव मौर्य ने अखिलेश के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और बता दिया है, इस हार को स्वीकार करो और अगली रणनीति को धार दो, बाद में ईवीएम को जिम्मेदार मत बताना। केशव देव ने कहा कि गांठ बांध कर रख लो, बाद में ईवीएम का रोना मत रोना। इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं चलेगा,
कांग्रेस आखिर तक सबको उलझा कर रखेगी। अगर विपक्षी दलों का माहौल नहीं बनेगा तो जनता बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसलिए चुनाव की तैयारी में जुटें, वरना टाई टाई फिस। केशव देव के इस ट्वीट में नसीहत भी है, चेतावनी भी है और धमकी भी, क्योंकि अगर वक्त पर विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो वो अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार रहेंगे। एमपी, सीजी और राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद अब 2024 को लेकर बनाया गया इंडिया गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में बिखरता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस बीच अब महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी समाजवादी पार्टी को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी विपक्षी एकजुटता का ख्वाब लिए जो दल बीजेपी से मुकाबला करने की सोच रहे हैं, उसे केशव देव ने चेतावनी दे दी है। मतलब साफ है, जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव में मिली हार पर ईवीएम का राग अलाप रहे थे, उस राग को सहयोगी ने सियासी दाग बता दिया। ये सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी करते हैं। इनके पास जनाधार नहीं है, इनके पास संगठन नहीं है, इनके कोई अस्तित्व नहीं है। जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनको सीट की कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। आप खुद ही साइकिल पर चुनाव लड़ते हो और कहते हो कि मेरी पार्टी है, तो खुद ही अपने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बनते हैं और दूसरे के सिंबल पर सरेंडर हो जाते हैं। तो जो सरेंडर अपने सिंबल पर लड़ नहीं सकता है, अपनी पार्टी को अपने झंडे पर नहीं खड़ा हो सकता है, तो वो सिंबल की बात कर सकता है। 2024 में इनका कोई जनाधार ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं। दरअसल ये बयानबाजी उस कंफ्यूजन के लिए हो रही है जो चुनावी हार के बाद इंडी गठबंधन के अंदर है, क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 2 सीटें देने का मन बना रहे हैं, फिर भी उनके प्रवक्ता साथ साथ होने का नगमा पेश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में बैठक है, निश्चित रूप से सीटों के बंटवारे पे बातचीत होगी और जल्द ही इंडिया गठबंधन सीटों के बंटवारे पे जो फाइनल रोड मैप है वो पूरे देश में तैयार कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़े दिल के साथ इस गठबंधन को चलाना है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जल्दी सीट बंटवारा हो। तो क्या इंडी गठबंधन की लड़ाई के बीच केशव देव मौर्य की चेतावनी और नसीहत कोई बड़े संकेत दे रहा है? क्या महान दल का रुख भी अब बीजेपी की तरफ है, या फिर यूपी में विपक्ष की तरफ से छोटे छोटे दल भी बड़ी उम्मीद लिए बैठे हैं? अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो रास्ते अलग हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में निवेश का महाकुंभ लगा है, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस समिट में सीएम धामी ने 2 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है, लेकिन अनुमान से कहीं ज्यादा अब तक 3 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कई गारंटी भी दी है। उन्होंने कहा, मैं गारंटी देता हूं, जो वादा हम करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड में इन्वेस्टर के काम में बाधा नहीं आएगी, इसकी भी मैं गारंटी देता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने विकसित भारत की बात भी कही और कहा कि विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी हम सबकी है। इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह अब वेड इन इंडिया भी होना चाहिए। धन्ना सेठों को विदेश जाकर शादी करने की जरूरत नहीं, आप देश में ही, खासकर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे विकसित भारत संकल्प से देश को दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल करने के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर से इस मंच से गारंटी दी। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पहाड़ को विकास के नए पंख लगने जा रहे हैं। देहरादून में आज से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वहीं लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी साथ में मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने सशक्त उत्तराखंड बुक और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया। देवी सज्जनों, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से सेल्फ हेल्प ग्रुप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और निर्यात से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करते हुए उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आए उद्योगपति भी मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक 3 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं। और देवी सज्जनों, अब हम सभी
जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वहीं JSW ग्रुप अगले 5 से 6 साल में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज विकसित करेगा, जिसमें 15,000 करोड़ का निवेश होगा और कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, पहाड़ की जवानी और पानी पहाड़ के काम नहीं आता, लेकिन हमने ठाना है कि दोनों ही पहाड़ के काम आएंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। पीएम मोदी के विकसित भारत निर्माण के सपने को साकार करने के लिए सीएम योगी भी कदम से कदम मिला रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की बात रखी और इसे पूरा कैसे किया जाएगा ये भी बताया। सीएम योगी ने कहा, परिवार की भावना देश के बाद होनी चाहिए, देश के सामने परिवार मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि मैं परिवार और देश में सिर्फ देश को चुनूंगा, हम सभी के मन में यही भाव होना चाहिए, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने और क्या कहा। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने, मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। जब ये भाव हम सबके मन में आएगा तो कोई कारण नहीं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप भारत को 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न कर लें। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका फायदा घर घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। ये यात्रा यूपी के कई जिलों में पहुंची। बाराबंकी, लखनऊ, प्रयागराज और अलीगढ़ में बाकायदा मेले का आयोजन किया गया। यहां लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और आम जनता तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया गया। कई जगहों पर जनप्रतिनिधि खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को बताया गया कि वो किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उज्ज्वला योजना से मुझे गैस मिली है और जो मैं मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती थी तो धुआं लगता था, मुझको दिक्कत होती थी, मेरे बच्चों को दिक्कत होती थी, इसीलिए अब हमारा काम आसान हो गया है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।